गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉर्न। सो वी आर एक्चुअली स्टडिंग अकाउंट्स के अभी तक मैंने आपको कई चैप्टर्स प्रोवाइड कर दिए। अब मैं चैप्टर 1 की यूनिट 2 आपको बताने वाली हूं। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से समझेंगे, पूरी अटेंशन के साथ, 100% अटेंशन के साथ, बैक स्ट्रेट करके एकदम पूरी फोकस के साथ ये चैप्टर जल्दी से समझेंगे। थोड़ा जल्दी मैं करवाऊंगी ताकि आपको समझ में आए, कम टाइम में आप ज़्यादा ग्रास्प कर पाओ। अगर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो नीचे ज़रूर अपनी प्रेजेंट मार्क करना और मुझे बताते रहना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, ताकि मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करूं जो आपको चाहिए। अभी तो मैं सीरियल वाइज चल रही हूं। मैं आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि ये सीरीज़ आपको कितनी हेल्प कर रही है। उसी अकॉर्डिंग हम इस सीरीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव आपके लिए बना सकते हैं। देखिए, आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस तरीके से बन जाता है कि कई बार जो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर कोई ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, सबको अच्छे से आता है, बस रिवाइज करवाना है। देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटिंग में फॉलो की जाती है, इनको माना जाता है अकाउंटिंग में। तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, 2 उसकी साइड्स पढ़ेंगे। एक, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और दूसरा, उस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या इंपैक्ट आता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेसमैन इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। इस वजह से बिजनेस में जो बिजनेसमैन कैपिटल लाता है उसको हम एक लायबिलिटी कंसिडर करते हैं, उसके रिटर्न में हम उसे इंटरेस्ट देते हैं, और जो भी अमाउंट बिजनेसमैन बिजनेस से निकालता है उसे हम ड्रॉइंग्स मानते हैं और उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं ड्रॉइंग्स पे। ठीक है, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट हुआ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है एनीथिंग दैट कैन बी valued in terms of money, that can be valued in monetary terms, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी मनी टर्म्स में वैल्यू नहीं किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर की लॉयल्टी, हो सकता है आपके एम्प्लॉयज की ऑनेस्टी, इनको हम मनी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर पाते तो हम इन्हें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये 2 आपके अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहे जाते हैं, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहे जाते हैं, जो है एंटिटी कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी समझने से पहले हम समझेंगे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है देयर इज नीदर अ नीड नॉर एनी इंटेंशन, ना तो कोई ज़रूरत है और ना ही आपकी इच्छा है कि आप अपने बिजनेस को फोर्सिएबल फ्यूचर में क्लोज डाउन करोगे, ऑपरेशंस को शट डाउन करोगे। इसका मतलब योर बिजनेस इज गोइंग टू रन इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, चलता रहेगा। जो फ्यूचर आप देख सकते हो उसमें आपका बिजनेस चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न रहेगा, ना आप बंद करने की इच्छा रखते हो और ना आपको कोई ज़रूरत है। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है। इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम हमारी जो एसेट्स हैं उनको एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे 1 लाख की मशीनरी खरीदी, 1 लाख रुपए हो गया उसकी परचेज प्राइस। उसके बाद आपने 10,000 उस मशीनरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए ताकि वो फैक्ट्री में आपके लाई जाए। फिर आपने 5,000 उस मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए दिए, तो उस मशीनरी की कॉस्ट आपके लिए कितनी होगी? 1,15,000। ठीक है, वो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी। तो हम एसेट्स को एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये भी कहता है चूंकि हमने एसेट को खरीदा है, इस मशीनरी को खरीदा है, हम इसे रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे, हम इसे फ्यूचर में रेवेन्यू अर्न करने के लिए खरीद रहे हैं। इस वजह से और हम इसको हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करके रखेंगे। कोई भी टेम्परेरी चेंज होता है एसेट में, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम इस एसेट को बेचने वाले नहीं हैं। हमारा बिजनेस तो फोर्सिबल फ्यूचर में चलता रहना है, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऑपरेशंस को क्लोज डाउन करने की, इसलिए एसेट को बेचने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए एसेट को उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, अभी उसकी मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड ना करके हम उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और कोई भी जो टेम्परेरी चेंजेस होता है एसेट में उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस फोर्सिबल फ्यूचर तक चलने वाला है। लेकिन अगर आप ये मानोगे कि बिजनेस फ्यूचर में चलता ही रहेगा तो अकाउंटिंग कैसे करोगे? मानो आपने कोई एक्सपेंस को पे नहीं किया तो उसे अनपेड कैसे मानोगे? क्योंकि वो तो कभी भी फोर्सिबल फ्यूचर में पे किया जा सकता है। आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करोगे? इस वजह से हम हमारी जो बिजनेस की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड में, विच इज यूजुअली 12 मंथ्स। एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और उस जो डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड है वो यूज किया जाता है बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए।
सेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बिजनेस में क्या अकाउंटिंग पीरियड यूज करते हैं, नॉर्मली अप्रैल टू मार्च। तो एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ये कहता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग उस अकाउंटिंग पीरियड में जो रेवेन्यू हुआ वो डालेंगे अपन बुक्स में, जो एक्सपेंसेस हुए उस अकाउंटिंग पीरियड के वो डालेंगे हम एक्सपेंसेस में। P&L को निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए वहां पे उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट सिंपली ब्रेक डाउन कर देता है बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ को डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड में फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ascertainment ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये समझ गए आप। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है अक्रूअल कॉन्सेप्ट? देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें हमने क्या किया, जो हमें रिसीव हुआ उसको हमने रिकॉर्ड किया, जो हमने पेमेंट किया उसको रिकॉर्ड किया। मतलब फॉर एग्जांपल जो कैश इनफ्लो हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हुई और कैश आउटफ्लो हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हुई। आपका 2 साल का एक साथ आपने रेंट पे कर दिया, तो 1 साल का रेंट तो इस ईयर का था और 1 साल का रेंट आपने एडवांस में पे किया, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दोनों साल का एक साथ आपने रिकॉर्ड कर लिया, दोनों साल का एक साथ आपने अकाउंट कर लिया। अक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि हम जब भी किसी एक्सपेंस और रेवेन्यू को अकाउंट करेंगे जब या तो वो ड्यू हो गए हैं या फिर अक्रू हो गए। अक्रू हो गए मतलब आपकी इनकम अक्रू हो गई है। फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट जो टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है तो इंटरेस्ट अक्रू हो गया, तो आप उसे अपने P&L अकाउंट में जगह दोगे। आपका सैलरी पे करनी थी, सैलरी जब ड्यू हो जाएगी जब आप उसे अपनी P&L अकाउंट में जगह दोगे। मतलब ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू नहीं हुआ लेकिन पे किया जा चुका है, ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू नहीं हुआ पे किया जा चुका है उसे प्रीपेड एक्सपेंस मानेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट होता है या लायबिलिटी होता है। उसी तरीके से ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका लेकिन जिसका पेमेंट नहीं किया वो कौन सा एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, तो उसको क्या मानेंगे हम, उसको लायबिलिटी मानेंगे। ऐसी इनकम जो अक्रू हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई वो अक्रूड इनकम हो गई, हमारा एसेट हो गया। ऐसी इनकम जो अक्रू नहीं हुई फिर भी हमें रिसीव होगी वो क्या होगी, अनअक्रूड इनकम हो गई, वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो जब अक्रू या ड्यू होगा उसी समय उसको हम अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे, उसी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में उसको यूज करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूअल कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है कि जब जो हमारा ड्यू या अक्रू है उसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप P&L अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, तब जो रेवेन्यू लिया है उस रेवेन्यू से मैचिंग जो एक्सपेंसेस होंगे उनको आपको कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपना P&L अकाउंट बनाया, उसमें आपने 20,000 यूनिट्स बेची। जब 20,000 यूनिट्स यहाँ पे बेच रहे हो तो उनकी रेवेन्यू आपने 20,000 यूनिट्स का लिया, तो यहाँ पे परचेज में भी आप 20,000 यूनिट्स की ही कॉस्ट लोगे। कैसे लोगे, मानो फॉर एग्जांपल आपने 25,000 की परचेज की थी, 25,000 यूनिट्स खरीदी थी, तो 5,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो 20,000 का ही आप यहाँ पे कॉस्ट कंसिडर करोगे। आप यहाँ पे अगर क्लोजिंग स्टॉक लेस नहीं करते तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हो, है ना। वो एक तरीका ही होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इस साल का नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक इस रेवेन्यू से डील नहीं करता, इसलिए उसको हमने अलग से यहाँ पे दिखा देते हैं। सिंपली मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है जो रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड किया है उसी के मैचिंग एक्सपेंसेस आप कंसिडर करोगे, ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। फिर आता है आपके कंजर्वेटिज्म। देखो अब यहाँ से ध्यान देना, मैचिंग कॉन्सेप्ट में तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है उससे मैचिंग एक्सपेंसेस हमने कंसिडर किए। फिर उसके बाद में अक्रूड के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस और जो इनकम अक्रू या ड्यू हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने उनको कंसिडर किया। पीरियोडिसिटी में क्या हो गया, जिस टाइम पीरियड का है उस अकॉर्डिंग लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट लेना है तो हमने 19-20 का मान लीजिए अकाउंट्स बनाए हैं, तो 19-20 का पूरा रेंट हम कंसीडर करेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग लिया, पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो जब हम इनकम एसरटेनमेंट कर रहे हैं, इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन कर रहे हैं, उसमें ये 3 कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, पीरियोडिसिटी, अक्रूअल एंड मैचिंग। ये सबसे ज्यादा उसमें यूज होते हैं, ये याद रखना अपने आप। उसके बाद देखो कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट? सिंपल सी बात है, हम कंजर्वेटिव होकर चलते हैं। जो हमारी इनकम रियलाइज नहीं हुई है उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे।
ठीक है, कोई प्रोबेबल इनकम या प्रॉफिट हमको होने वाला है उसे कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन कोई प्रोबेबल लॉस होने वाला है उसका प्रोविजन बना लेंगे, उसके लिए पहले से तैयार हो जाएंगे। भले ही हमें अमाउंट सर्टेन नहीं है फिर भी हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट से प्रोविजन बना लेंगे, वो कहलाता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो इसमें जो अमाउंट है वो हो सकता है कि सर्टेन ना हो, उसे हमें एस्टिमेट करना हो। तो 3 जो क्वालिटीज है उसका ध्यान रखना है। वन इज प्रूडेंस, कि जजमेंट कॉशन लेना है, जजमेंट करते समय कॉशन का इस्तेमाल करना है कि हम जो लॉस ले रहे हैं वो अमाउंट सही है या नहीं है। न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम बायस होके हमें सेलेक्ट करना है। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे कंजर्वेटिज्म में, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करो वो ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करो। आज अगर आपने WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया तो नेक्स्ट ईयर भी WDV से, उसके नेक्स्ट ईयर भी WDV से, सेम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ ताकि आपके अकाउंट्स कंपैरिजन किया जा सके अकाउंट्स के बीच में, ताकि यूनिफॉर्मिटी बने आपके अकाउंट्स के और एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपके अकाउंट्स दे। तो कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है। अगर आप अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV या मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर पे दिखा रहे हो तो हमेशा उसी पे दिखाओ। तो यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लो, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लो, तो वो आपकी पॉलिसी होगी। तो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है एवरी ईयर, ये कंसिस्टेंसी कहलाता है। तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़े तो कब कब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया जा सकता है, तो ध्यान दो 3 रीजंस हैं। जब हमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हैं, या फिर लॉ के साथ कंप्लाई करना होता है जब अकाउंटिंग पॉलिसी बदली जा सकती है। और तीसरा पॉइंट, कोई बेटर अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाए, कोई नया मेथड आ जाए जिसे ट्रू एंड फेयर पिक्चर, बेटर पिक्चर अकाउंट्स की देखने को मिले, तो बेटर ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए भी हम कंसिस्टेंसी को इग्नोर कर सकते हैं और हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। तो 3 केस में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कई बार मटीरियलिटी को ध्यान में रखते हुए हम जो भी अकाउंटिंग हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देखे उनको इग्नोर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगाते हैं, मानो 5 साल किसी एसेट को यूज किया जाता है, तो उस एसेट को 5 साल हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एवरी ईयर हम कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं P&L से, ठीक है। तो एक साथ P&L पे उसका बोझ नहीं डालते, तो 5 साल में चार्ज करते हैं जब वो एसेट यूज आता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब मान दो स्टेशनरी लिया, स्टेशनरी मानो आपने कोई 20,000 का एक्सपेंडिचर स्टेशनरी पे किया, स्टेशनरी इस साल भी काम आया, हो सकता है अगले साल भी काम आए, थोड़ा बचा होगा अगले साल भी काम आएगा। लेकिन अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तो जितना इस साल काम आया उतना इस साल चार्ज करोगे और जितना अगले साल काम आएगा उतना अगले साल काम करोगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इतना कम अमाउंट होता है स्टेशनरी का, उसे अगर इस तरीके से डिवाइड करने लगे तो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। तो आप क्या करोगे, स्टेशनरी पे 100% डेप्रिसिएशन लगा दोगे, एक ही साल में सारा चार्ज कर लोगे। आपके बुक्स है उस पर 100% डेप्रिसिएशन लगा दोगे, एक ही साल में सारा चार्ज कर लोगे। तो ये क्यों किया गया, मटीरियलिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो मटीरियलिटी में ध्यान देना है, किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट या फिर अमाउंट, जो भी एक्सपेंस है, जो भी आइटम है उसका अमाउंट कितना है। दूसरा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्सपेंस कितना है, वो कितना बड़ा है, उसमें कितने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है। जैसे आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि 1 लाख से ऊपर का अमाउंट मटीरियल होता है और 1 लाख से नीचे का अमाउंट इमटीरियल है, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जैसे बड़े सेटअप की बात करें तो 1 लाख का अमाउंट भी इमटीरियल हो सकता है, और आपके पास में जो ग्रोसरी स्टोर है उसकी बात करें तो 1 लाख का अमाउंट भी काफ़ी मटीरियल हो सकता है। इसलिए डिपेंड करेगा कई चीज़ों पे कि कॉस्ट अमाउंट कितना है, अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा। सेकेंडली उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कि जिस ऑर्गेनाइजेशन हो वो ऑर्गेनाइजेशन का कितनी वास्ट है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखो, गोइंग कंसर्न मैंने आपको बताया एसेट रिकॉर्ड कैसे करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसेट को हम हमेशा एक्विजिशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है, यही बात गोइंग कंसर्न कहता है, लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसा क्यों करना है, ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए।
मतलब अगर मानो आप हर बार एसेट की, जैसे मान लीजिए आज आपने एसेट 2,15,000 में खरीदा और कल एसेट की वैल्यू 4 लाख हो गई, तो आपने 4 लाख कर दी। लेकिन क्या एसेट की वैल्यू 4 लाख है कैसे डिटरमाइन करोगे? वो एसेट आप बेचने वाले तो हो नहीं, तो आप एक इमेजिनरी फिगर को वहां पे ले रहे हो। तो ये जो इमेजिनरी हाइपोथेटिकल फिगर हुआ, इसकी क्या श्योरिटी है कि एग्जैक्ट अमाउंट है? और अलग अलग अकाउंटेंट इसे अलग अलग तरीके से लेंगे, अलग अलग अमाउंट निकाल सकते हैं, तो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा एक्विजिशन कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। रियलाइजेशन क्या बोलता है कि एसेट की वैल्यू में इंक्रीज अगर होता है तो अगर वो रियलाइजेबल होगा तभी उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, अगर वो रियलाइजेबल नहीं है तो उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब एसेट की जो भी इंक्रीज या हुई है, एसेट में वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है, उसको जब भी बुक्स में डालेंगे जब वो रियलाइजेबल हो। तब यहाँ पे ध्यान, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान देना कि ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं ये एसेट या फिर मैं बोलूं वैल्यूएशन में काम आते हैं। वैल्यूएशन में कौन से 3 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इनकम एसेटेनमेंट, एसेट लायबिलिटीज डिटर्मिनेशन में कौन से काम आते हैं? पीरियोडिसिटी, अक्रूअल और मैचिंग। और 2 कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटेंसी के? एंटिटी और मनी मेजरमेंट। ठीक है, अब आते हैं 3 बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। हमेशा मानोगे कि ये अकाउंटिंग में ये तो अजम्पशन है, अगर ये फॉलो की गई है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब मान के चलते हैं कि ये तो है ही। अगर आपने फॉलो नहीं की है तब सेपरेट डिस्क्लोजर होता है। वो बेसिक अजम्पशन कौन सी है? एक है गोइंग कंसर्न, एक है कंसिस्टेंसी और एक है अक्रूअल। तो बेसिक कंजम्पशन कौन सी है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूअल। ये बेसिक अजम्पशन है। अगर आपने कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की है तो सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे कि इस अकाउंट को हमने कैश बेसिस पे लिया है। अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है तो सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। अगर आपका कोई जॉइंट वेंचर है और आपके अकाउंट्स बिजनेस बंद होने वाला है तो सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, अदरवाइज ये माना जाएगा कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूअल फॉलो किए गए हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। डबल एंट्री सिस्टम आपने देखा है। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूं। हर ट्रांजैक्शन का 2 इंपैक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। या तो एसेट इंक्रीज होगा मतलब डेबिट हुआ, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हुई मतलब क्रेडिट हुआ। तो अगर या फिर एसेट इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी में चेंज नहीं हुआ तो एसेट डिक्रीज होगा। देख रहे हो मेरी बात? एक डेबिट और एक क्रेडिट। या फिर लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ मतलब डेबिट, लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ, उसके साथ लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ मतलब क्रेडिट। या फिर लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है ना, मतलब डेबिट, और या फिर एसेट में डिक्रीज हुआ मतलब क्रेडिट। समझ में आया? तो ये बस ये ध्यान रखना, ये चीज एकदम रट लो दिमाग में कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं। इन सब के एग्जांपल आपको दे सकते हो। जैसे आपने लैंड खरीदा है कैश में, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कौन सा हुआ? एसेट में इंक्रीज, एसेट में डिक्रीज। आपने लैंड खरीदा क्रेडिट पे, तो क्या होगा? लैंड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो कौन सा होगा? एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। आपके प्रोप्राइटर ने डायरेक्टली क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा हो गया? लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज। तो ये ध्यान रखना कि ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब 2 जगह चेंज होगा और इस तरीके से चेंज होगा अकाउंटेंसी में इक्वल अमाउंट से। ठीक है, अब इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं से आती है आपकी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। सिंपल सा ध्यान दो, एसेट को क्या क्या लिख सकते हो? एसेट हो गया फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है। लायबिलिटी हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। इसको फर्दर आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपने खूब अच्छे से 11th-12th में इसको सॉल्व किया है। इसका एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में है, मॉड्यूल में है, उसको सॉल्व करना और आराम से ये पूरा आपका इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस बेसिस पे मैंने बहुत शॉर्ट में आपको जो आपका चैप्टर 1 का यूनिट 2 है वो पूरा समझाया है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं, वो सब भी बताए हैं। इसके बाद एक चीज आती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, है ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस के ऊपर है। वो आप एक बार कंपेरेबिलिटी, ये जो कुछ फीचर्स होते हैं जो अकाउंटिंग में होने चाहिए, इसमें कुछ आपके आएगा जैसे प्रूडेंस क्या होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, इसको एक बार आप रीडिंग मार लेना और बाकी के बैक क्वेश्चंस करना और आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो सीरीज, तो नीचे जरूर कॉमेंट कीजिएगा, बिकॉज आप ही के कॉमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम फर्दर वीडियोस बनाएं। मैं मिलूंगी आपको फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।